चलो देखो, लेट्स डिस्कस व्हाट चीफ मिनिस्टर्स ऑफ मध्य प्रदेश। हेडिंग डालो, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ मध्य प्रदेश। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ मध्य प्रदेश। नाइनटीन 1956 में जब मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ तो सबसे पहले जिस व्यक्ति को ढूंढा गया वो थे रविशंकर शुक्ल, है ना। रविशंकर शुक्ल पुराने कांग्रेस के गांधीवादी लीडर हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो सेंट्रल प्रोविंसेस के सीएम भी थे, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस था और पंडित नेहरू के भी काफ़ी क्लोज थे। तो उनको जो है क्या बनाया गया, पहला चीफ मिनिस्टर बनाया गया। अब जब मध्य प्रदेश बना तो मध्य प्रदेश के साथ बड़ी प्रॉब्लम्स हुई। सबसे पहली प्रॉब्लम जो हुई वो थी कैपिटल की, है ना। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए जो सबसे सूटेबल कैपिटल है वो है जबलपुर। क्यों? क्योंकि जबलपुर छत्तीसगढ़ वालों के लिए भी दूर नहीं था और बाकी मध्य प्रदेश के एरिया से भी दूर नहीं था, तो बीचों बीच था। तो प्लान बना कि क्या बनाया जाए, कैपिटल जबलपुर बनाई जाए। पर जबलपुर जैसे ही कैपिटल अनाउंस होने वाली थी तो ये बात पहले से ही लीक हो गई। तो जबलपुर के जो बड़े कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने जो है शहर में बहुत सारी जमीनें जो है वो खरीद डाली, इस पर्सपेक्टिव में कि जमीनों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये सब कुछ जो है चल रहा था और ये सबकी इंफॉर्मेशन किसके पास तक पहुंच गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू तक। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि कैपिटल बदल दी और कहां ले गए, भोपाल। पर कॉम्पेंसेशन में जो है क्या मिला जबलपुर को, हाईकोर्ट। और तभी आचार्य विनोबा भावे ने कहा था कि जबलपुर राजधानी तो नहीं बना पर संस्कार धानी हमेशा रहेगा, है ना। तो तब से जो है जबलपुर को क्या कहते हैं, संस्कार धानी कहते हैं। अब जब कैपिटल भोपाल बन गई, सभी लोग भोपाल आने लगे, तो प्रॉब्लम ये थी कि समायोजन या जो आपको क्या कहते हैं इंटीग्रेशन करना है वो बहुत बड़े एरियाज का करना है। उन एरियाज में बहुत सारे एरियाज जो हैं वो क्या हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं। बहुत सारे एरियाज क्या हैं, वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट स्टेट्स थे। यानी प्रॉब्लम जो है वो काफी बड़ी थी और सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो किसमें थे, पेपर्स में। अब जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स के भी जो ऑफिसर्स थे उनको भी इंटीग्रेट किया गया, क्योंकि ऑफिसर्स तो तब थे नहीं। तो जितने जो अधिकारी थे सारे के सारे अधिकारी जो हैं वो शामिल होने के लिए भोपाल आने लगे। अब जब भोपाल आए तो मालवा से भी लोग पहुंचे, बघेलखंड से भी लोग आए, छत्तीसगढ़ से कम लोग आए, पर ज्यादातर जो है कहां से पहुंचे, मालवा से और बघेलखंड से। सबसे बढ़िया फायदा हुआ जो स्टेट्स में क्या हुआ करते थे, पटवारी हुआ करते थे। कई पटवारियों ने अपने कागज जो है वो गुमा दिए और कहा मैं पटवारी नहीं, मैं डिप्टी कलेक्टर था। तो अब जब इंटीग्रेशन हो रहा है तो उनको कौन सा पोस्ट देना पड़ेगा, डिप्टी कलेक्टर का। या आप प्रूफ करिए कि ये डिप्टी कलेक्टर नहीं था, पटवारी था। कागज तो खो गए, कागज तो ट्रेन से भर के आ गए थे, अब कागज रखे हुए हैं, 4 कमरे कागज हैं। उन 4 कमरे कागजों को पढ़ेगा कौन? तो जितने भी पटवारी थे सारे पटवारी क्या हो गए, डिप्टी कलेक्टर हो गए, है ना, इस चीज का फायदा उठा करके। और जैसे ही बघेलखंड के और मालवा के लोग भोपाल में मिले तो उनके बीच में अलग संघर्ष जो है वो शुरू हो गया। भाई मालवा के लोगों का स्वाद अलग था, वो पोहे में शक्कर खाते थे, है ना। बघेलखंड के लोग पोहे में शक्कर पसंद नहीं करते थे, तो पहला झगड़ा उस चीज को लेकर के हुआ। समोसे में आलू को लेकर के झगड़ा हुआ। तो बघेलखंड के जितने भी बाबू आए थे या जितने भी अफसर आए थे जो भोपाल में काम करने लगे, उन सब ने अपने साथ उनके पसंद के जो पान वाले थे, है ना, जो समोसे वाले थे, उन सबको भी कहां बुला लिया, भोपाल बुला लिया। वो सारे विधानसभा भवन के बाहर जो है अपना ठेला वेला लगाना चालू कर दिए। तो ऐसे जो है धीमे धीमे भोपाल में बघेलखंड और मालवा दोनों पहुंच गया। अब सीएम कौन बनता है, पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल जो है सीएम बनते 2 महीने ही रहते हैं, तभी उनको एक दिन अचानक से बुलाया जाता है कि आप जो है दिल्ली आइए। और कहते हैं कि दिल्ली में शायद ऐसी बात हुई थी कि जो चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव में अब आप चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे क्योंकि आपकी उम्र ज्यादा है, आप संगठन का काम करिए, है ना। चीफ मिनिस्टर किसी युवा चेहरे को बनाया जाएगा जो चीजों को आगे बढ़ा सके। सो दिस वाज व्हाट द डिसीजन ऑफ द कांग्रेस बॉडी। और वो वापस आए, जबलपुर रुके। कहते हैं जबलपुर में वो सेठ गोविंद दास के यहाँ रुके हुए थे और वहीं पे जो है उनकी डेथ हो गई। अब मध्य प्रदेश फिर से प्रॉब्लम में फंस गया कि सीएम किसको बनाया जाए।
सीएम के बड़े सारे उम्मीदवार थे, है ना। तखतमल जैन जो पहले सेंट्रल इंडिया के सीएम रह चुके थे, सेठ गोविंद दास, है ना, जो काफी सीनियर लीडर थे, है ना। तो ये दो चार नाम ऐसे थे जो अपने आप को क्या करने लगे, पोर्ट्रे करने लगे कि अब मैं क्या बनूंगा, सीएम बनूंगा। तभी आनन फानन में समस्या को सुलझाने के लिए निमाड़ से आने वाले एक नेता जिनका नाम था भगवंत राव मंडलोई, भगवंत राव मंडलोई को फिलहाल केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। तो कहानी आगे कंटिन्यू रहेगी। अभी आप लिखिए पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल। इनका बर्थ हुआ था सागर में। बर्थ कहां हुआ था, सागर में, ठीक है। फिर लिखो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। ही वॉज पार्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ही वॉज पार्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। He was member of Legislative Assembly through Swaraj Party. He was member of Legislative Assembly through Swaraj Party. Worked as Education Minister. Worked as Education Minister during the provincial government of 1937. Worked as Education Minister during the provincial government of 1937. Later became Chief Minister of Central Provinces. Later became Chief Minister of Central Provinces. क्योंकि एनबी खरे ने रिजाइन कर दिया था, तो फिर कौन सीएम बने थे, रविशंकर शुक्ल, चीफ मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस। was member of constituent assembly, was member of constituent assembly, part of quit India movement, started the Vidya Mandir scheme, started the Vidya Mandir scheme, only chief minister of Madhya Pradesh to die in office, only chief minister of Madhya Pradesh to die in office। ठीक है। अब अगले जो सीएम बने भगवंत राव मंडलोई, भगवंत राव मंडलोई को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे कौन, नेहरू जी। तो नेहरू जी के दिमाग में भी था कि यार किसी ऐसे व्यक्ति को सीएम बनाऊं जो थोड़ा योग्य हो और ये प्रॉब्लम जो हो रही है वो सॉल्व हो जाए। पर फिलहाल अभी तो सीएम कौन बन चुका था, भगवंत राव मंडलोई। भगवंत राव मंडलोई सीएम थे तभी जो है अनाउंसमेंट होता है कि पंडित नेहरू के दोस्त, उनके कैबिनेट में मिनिस्टर और आपके जो है जलियाला बाग कह रहा हूं, इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स के वकील कैलाश नाथ काटजू को क्या बनाया जाएगा, नया चीफ मिनिस्टर। तो जब तक कैलाश नाथ काटजू मध्य प्रदेश आते हैं तब तक आप लिखिए भगवंत राव मंडलोई, भगवंत राव मंडलोई। इनका बर्थ हुआ था खंडवा में। खंडवा। लिखो वॉज पार्ट ऑफ द 1939 त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस, वॉज पार्ट ऑफ द 1939 त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस। has been member of constituent assembly, has been member of constituent assembly, was chief whip,
चीफ विप, है ना? विप समझते हो ना, क्या होता है विप? मैं, पता है, चौथे माले से चढ़ के कूद जाऊंगा, है ना? तुम लोग जो है, अरे विप क्या होता है, व्हाट इज विप? हाँ, और क्या कहते हैं, जो डिसीजन देता है वो चीफ कहलाता है विप का, है ना? हम्म, नहीं पढ़ा? चलो खैर, तुम्हारी मर्जी। है ना, लिख लो। ही बिकेम चीफ मिनिस्टर फॉलोइंग द डेथ ऑफ पंडित रविशंकर शुक्ल, या ऐसा भी लिख लो, केयर टेकर, फर्स्ट केयर टेकर सीएम भी कौन थे? भगवंत राव मंडलोई। हम्म, फॉलोइंग द डेथ ऑफ पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, 1970 में इनको जो है पद्म भूषण मिला है, रिसीव्ड पद्म भूषण इन 1970। ये इनका पहला टेन्योर है, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के दोस्त और एक काफी बड़े पॉलिटिशियन जिनका नाम था कैलाश नाथ काटजू। कैलाश नाथ काटजू जब भोपाल लैंड करते हैं तो कैलाश नाथ काटजू के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि उनको भोपाल में कोई जानता नहीं था, है ना? कांग्रेस के अंदर लोग जानते थे, पर लोगों को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी किसके बारे में, कैलाश नाथ काटजू के बारे में। ना ही कैलाश नाथ काटजू का कोई खास था, पर वो जरूर किसके खास थे? पंडित नेहरू के खास थे। तो पहले वो 2 महीने के लिए वो भी क्या बनते हैं, इंटरिम सीएम, क्योंकि अभी चुनाव होने वाले हैं। और सीएम बनने के बाद जो है उनके टेन्योर में क्या होता है, चुनाव होता है। चुनाव होता है और पहले चुनाव में कांग्रेस जीत जाती है, 242 सीट्स में लगभग 232 सीट्स किसको मिली थी? कांग्रेस को। और पंडित नेहरू के दोस्त हैं, कौन उनको हटाता? तो मध्य प्रदेश के अगले चीफ मिनिस्टर कौन बनते हैं? हाँ, कैलाश नाथ काटजू। कैलाश नाथ काटजू जब सीएम बने तो लोगों को उम्मीद थी कि वो कई सारे लोगों को हटाएंगे, कई सारे लोगों को ऐड करेंगे, पर क्योंकि वो यहां किसी को नहीं जानते थे तो उन्होंने कहा कि यहां कोई मेरा नहीं है, मैं सबका हूं, है ना, कि आई एम व्हाट ऑफ एवरीवन। और काम करना शुरू किया किसने? कैलाश नाथ काटजू ने, है ना। थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स वगैरह कैलाश नाथ काटजू ने किए, पर कैलाश नाथ काटजू से जो लॉबी थी, कहां की? मध्य प्रदेश की, वो बहुत खुश नहीं थी, क्योंकि मध्य प्रदेश की लॉबी को लगता था कि चीफ मिनिस्टर कौन होना चाहिए? कोई मध्य प्रदेश से ही होना चाहिए। ऐसे ये जो हेलीकॉप्टर चीफ मिनिस्टर्स आ रहे हैं, दे शुड नॉट बी व्हाट, चीफ मिनिस्टर। तो कांग्रेस के अंदर ही अंदर लोगों ने क्या किया, कॉन्स्पिरेसी करनी शुरू की। किसके खिलाफ? कैलाश नाथ काटजू के खिलाफ। कैलाश नाथ काटजू जो है, जब 1962 में चुनाव होते हैं तो फिर से जीतना कांग्रेस को ही था, और फिक्स था कि कौन बनेगा सीएम? कैलाश नाथ काटजू। पर कैलाश नाथ काटजू सीएम ना बनने पाए, इसके बड़े सारे उम्मीदवार थे। वही पुराने खिलाड़ी तखतमल जैन, कौन? सेठ गोविंदास, भगवंत राव मंडलोई, और अब एक नया खिलाड़ी आ गया था जिसका नाम था डीपी मिश्रा। डीपी मिश्रा जो है वो राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं, और वो मध्य प्रदेश की राजनीति के चाणक्य भी कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े सारे खेल वेल किए थे। पर उनकी पंडित नेहरू से जो है बनती नहीं थी, 36 का आंकड़ा था। तो वो 1951 के बाद से ही वॉज लिविंग इन पॉलिटिकल एग्जाइल। 11 साल हो चुके थे, है ना। महाकौशल में जो आपका, सॉरी, सागर में जो आपका क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर हरि सिंह गौर, उसके वाइस चांसलर थे कौन? डीपी मिश्रा। और डीपी मिश्रा वहीं से अपनी जो है सेटिंग बिठाना चालू करते हैं। पहले पंडित जी से संबंध बनाए कि जो संबंध खराब है वो सही हो जाए। पंडित जी से जब संबंध सही हो गए तो पहले क्या होता था, कांग्रेस के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी थी और पार्टी जिसको चाहती थी उसको ही लड़ाती थी, है ना। ऐसे कोई भी, अब तो कोई कांग्रेस से टिकट ही लेना नहीं चाह रहा है। आजकल तो हालात ऐसे हैं, जो कांग्रेस वाले हैं वो छोड़ देते हैं। इंदौर में ही देखो, उसको टिकट दिया, वो चुनाव ही नहीं लड़ा ना, फुस्सी बम निकला ना, अक्षय कांति बम, है ना, उसने छोड़ दिया, बोला अरे कौन लड़ेगा, हारने से अच्छा जो है बीजेपी में चले जाओ। खैर एनीवेज,
तो कैलाशनाथ काटजू अब चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। डीपी मिश्र जो है उनको ये तो मालूम ही है कि चुनाव तो कांग्रेस ही जीतेगी, सीएम कौन बनेगा इस बात पे फैसला करते हैं, और ये सारे नेता लग गए। कैलाशनाथ काटजू लड़ते हैं जावरा सीट से। कहां से? जावरा सीट से। जावरा सीट में कांग्रेसियों ने जनसंघ के प्रत्याशी को सपोर्ट कर दिया और कैलाशनाथ काटजू चुनाव हार गए। यह पहली बार था जब कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर चुनाव हारा हो, है ना। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर चुनाव हार जाए, पर कैलाशनाथ काटजू चुनाव हार गए। कैलाशनाथ काटजू जो है वो आप समझिए कि सबसे खास दोस्त हैं पंडित जी के। तो पंडित जी को बुरा लगा और पंडित जी समझ गए कि कैलाशनाथ काटजू हारे नहीं है, इनको हराया गया है। तो पहले एक इंक्वायरी कमेटी बनी कि पहले जांच पता तो किया जाए कि किसने हराया किसको, कैलाशनाथ काटजू को। अब इंक्वायरी कमेटी तो बनी, उसी बीच इंडिया चाइना वॉर हो गया 1962 में, है ना। पंडित नेहरू का ध्यान वहां लग गया और कैलाशनाथ काटजू ने कहा कि अब क्योंकि मैं चुनाव हार चुका हूं तो मैं किसी भी कीमत पे ये नहीं चाहता कि अब मैं सीएम बनूं, वो लॉजिकली सही नहीं होगा। अब डीपी मिश्रा एक्टिव हो गए। अब डीपी मिश्रा को कोशिश ये करनी थी कि तखतमल जैन और सेठ गोविंदास किसी भी कीमत पे सीएम ना बन पाए, सीएम ऐसा आदमी बने जिसको रिप्लेस किया जा सके। तो दांव चला गया फिर से किस पे? भगवंत राव मंडलोई पे, है ना। तो कैलाशनाथ काटजू के हारने के बाद फिर 18 महीने के लिए सीएम कौन बने? भगवंत राव मंडलोई। उनको 18 महीने रहने दो, पहली बार ही भगा दिया तुमने, तब तक कुछ लिखो कैलाशनाथ काटजू के बारे में। देखो कैलाशनाथ काटजू, ठीक है, इनका बर्थ हुआ था जावरा रतलाम से। इनका मध्य प्रदेश से केवल इतना ही संबंध था कि इनका जन्म कहां हुआ था? जावरा में, क्योंकि इनके पिताजी की नौकरी यहां पर थी, तो इसलिए इनका बर्थ कहां हुआ? जावरा में। पर जावरा में इस समय दो बहुत बड़े नेता आ चुके थे, है ना। एक का नाम था वीरेंद्र कुमार सकलेचा और दूसरे जो हैं वो थे सुंदरलाल पटवा। ये दोनों जनसंघ के नेता थे और जावरा या ये जो नीमच के आसपास का इलाका है, नीमच मंदसौर, ये जनसंघ में काफी ज्यादा क्या हो चुका था? एक्टिव हो चुका था। इसलिए भी हार गए कौन? कैलाशनाथ काटजू। देखो जनसंघ के पीछे मतलब नीमच मंदसौर का जो इलाका है वो डायरेक्टली सिंधियाओं के अंडर आता था। मतलब सिंधिया पहले वहां के कभी राजा हुआ करते थे, है ना। नीमच जो है वो नॉर्थ इंडिया माउंटेड आर्टिलरी एंड कैवलरी हेडक्वार्टर्स ही था, तो सिंधिया जो है उस पर काफी दबदबा रखते थे। और सिंधियाओं में जो फिलहाल मोनार्क या ऐसा कहिए जो हेड ऑफ फैमिली था वो थी विजया राजे सिंधिया। और विजया राजे सिंधिया नाराज होकर के किस में जा चुकी हैं? जनसंघ में, है ना। जनसंघ में क्यों गई थी? देखिए पंडित नेहरू जो है थोड़े से सोशलिस्ट आदमी थे। पंडित नेहरू इतने सोशलिस्ट आदमी थे कि अपना बंगला भी बेच दिया था उन्होंने, है ना। जो इलाहाबाद में उनका घर था वो भी बेच दिया था, कुछ बचा नहीं था उस आदमी के पास। एक बहुत फेमस स्टोरी है बीबीसी इंडिया में कि एक बार पंडित नेहरू जो है वो उनको क्या कहते हैं वहां तक जाना था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक, और उनकी गाड़ी उस दिन खराब हो गई, पर उनको जल्दी थी। तो अब उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो वो अपने घर से बाहर निकले और एक सरदार टैक्सी वाला खड़ा था, उसको कहा चल भाई मुझको छोड़ दे। कहां तक? प्रधानमंत्री ऑफिस तक। वो छोड़ने गया, पूछा कितना हुआ, है ना। तो उसने कहा 20 रुपए। तो पंडित नेहरू ने अपनी जेब में हाथ डाला तो पहली जेब खाली, दूसरी जेब में हाथ डाला दूसरी जेब खाली। अब वो ड्राइवर समझ गया, यहां देखा यहां भी खाली, है ना। वो शेरवानी पहनते थे, तो सारी जेबें खाली, पंडित नेहरू के पास 20 रुपए भी नहीं थे, है ना। तो सरदार ने कहा कि सर देखिए मैं आपसे पैसे तो पहले भी नहीं लेने वाला था, आप दे रहे थे तो मैं मान गया, पर इससे बड़ी बात क्या है कि मेरी टैक्सी में भारत का प्रधानमंत्री बैठा। तो पंडित नेहरू जो है इस स्तर पे क्या थे? सोशलिस्ट। तो 1951 में जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिससे जितने भी लैंड लॉज हैं उन सबको किस में डाल दिया गया था? शेड्यूल 9 में। तो उससे अब लैंड्स लिए जा सकते थे, पर जबकि पहले राइट टू प्रॉपर्टी वाज व्हाट? वाज अ फंडामेंटल राइट। तो अगर आप किसी की भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो सीधे कहां जा सकता था? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कि भैया माय फंडामेंटल राइट इज बीइंग व्हाट? इज बीइंग वायलेटेड। उस केस में जो है रिट लग सकती है। तो उसके प्योरवी से बाहर रख करके शेड्यूल 9 बनाया और उसमें क्या डाल दिया? लैंड लॉज डाल दिए। और जमीनें सबसे ज्यादा जो थी वो किसके पास थी? रजवाड़ों के पास। रजवाड़ों का बैकबोन वही था। फिर वो लेकर के आए फर्स्ट लैंड सीलिंग्स एक्ट,
और फर्स्ट लैंड सीलिंग्स एक्ट से जो लैंड होल्डिंग है उनको कम कर दिया था, यानी रजवाड़ों की प्रॉपर्टी पर डायरेक्ट हमला। तो ये बात विजयाराजे सिंधिया और विजयाराजे सिंधिया के साथ और भी जितने क्या कहते हैं राजा थे उन सबको पसंद नहीं आई थी, और विजयाराजे सिंधिया वॉज लीडिंग द एंटायर व्हाट रूलर्स। तो क्योंकि ये एरिया किसके प्रभाव वाला है, नीमच मंदसौर का, विजयाराजे सिंधिया, इसलिए भी जनसंघ जीत गया और कौन हार गए, कैलाशनाथ काटजू। ठीक है, लिखिए। चेयरमैन ऑफ इलाहाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पंडित जी भी चेयरमैन रहे थे इलाहाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। पंडित जी कौन? हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं, पंडित जी एक ही है पूरे देश में, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, उनको ही लोग फेमसली क्या कहते थे, पंडित जी। ठीक है, तो क्या थे ये, इलाहाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन थे। ठीक है, फिर लिखो, ही वॉज मिनिस्टर इन यूनाइटेड प्रोविंसेस, मिनिस्टर इन यूनाइटेड प्रोविंसेस ड्यूरिंग दी 1937 इलेक्शंस, या आफ्टर 1937 इलेक्शन, सॉरी, आफ्टर 1937 इलेक्शंस। ये क्या थे, मिनिस्टर थे। यूनाइटेड प्रोविंस मतलब यूपी। ठीक है, फिर लिख लो, एडवोकेट वॉज एडवोकेट ऑफ द फेमस आईएनए ट्रायल्स, ऑफ द फेमस आईएनए ट्रायल्स, है ना, मतलब ये आईएनए वालों को बचाने के लिए गांधी जी के साथ लड़े थे कौन, कैलाशनाथ काटजू। ठीक है, फिर आगे लिख लो, वॉज मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वॉज मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, served as governor of Odisha and West Bengal, served as governor of Odisha and West Bengal, है ना, had portfolios like, had portfolios like home ministry, defense ministry and law ministry, home ministry, defense ministry and law ministry, in the central government, in the central government। ठीक है, चलो फिर ये भी लिख लो कि फर्स्ट चीफ सिटिंग चीफ मिनिस्टर टू लूज इलेक्शंस, है ना, फर्स्ट सिटिंग चीफ मिनिस्टर टू लूज इलेक्शंस, क्योंकि जब तक सरकार नहीं आती तब तक तो सीएम रहता ही है, और सीएम रहते हुए वो चुनाव हार गए थे। एक और थे झारखंड में, शिबू सोरेन, वो भी सीएम रहते हुए चुनाव हार गए थे। ठीक है, चलिए, इनकी बुक्स लिखिए। पहला है माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स, फिर लिखो रेमिनिसेंसेस एंड, रेमिनिसेंसेस एंड experiments in advocacy, reminiscences and experiments in advocacy, reminiscences and experiments in advocacy। चुनाव हारने के बाद नए चीफ मिनिस्टर कौन बनते हैं, नहीं डीपी मिश्रा कहां, भगवंत राव मंडलोई। अब 18 महीने कौन रहेगा, भगवंत राव मंडलोई रहेंगे। सेकेंड टेन्योर, जहां भगवंत राव मंडलोई लिखा है उसी के बगल से लिख लो सेकेंड टेन्योर। लगभग 18 मंथ रहे थे ये, 12 ऑफ मार्च 1962 से 29 ऑफ सितंबर 1963।
ठीक है, ये सेकेंड टेन्योर है किसका? भगवंत राव मंडलोई का। अब डीपी मिश्रा की चाल काम कर गई और नए सीएम कौन बने? भगवंत राव मंडलोई। अरे भगवंत राव मंडलोई अभी कहां बने डीपी मिश्रा? अब डीपी मिश्रा साइलेंटली काम करने लगे, है ना, कांग्रेस में ही। और इन दिनों था क्या कि 1962 में जब क्या कहते हैं इंडिया चाइना से हार गया, तो पंडित नेहरू बहुत जो है डिप्रेस रहते थे। कहते हैं कि उस सदमे से ही उनकी मतलब डेथ भी हो गई, क्योंकि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि जिस चाइना के लिए वो इतना वोकल थे, वो चाइना ही जो है उनको क्या करेगा, धोखा देगा। जैसे मोदी जी को उम्मीद नहीं थी कि ट्रंप ऐसा कुछ कहेगा, पर ट्रंप कुछ ना कुछ कहता ही रहता है। पर ट्रंप की तो आदत है, तो लोग ज्यादा बुरा नहीं मानते हैं, है ना। पर इजराइल तो कह रहा है कि इंडिया इज विद अस एंड वी आर विद इंडिया एनी हाउ, है ना। एनीवेज तो अब डीपी मिश्रा ने अपने संबंध बनाने शुरू किए इंदिरा गांधी से, क्योंकि इंदिरा गांधी अब पावरफुल होने लगी थी। और 1962 के बाद देश का जो माहौल था उसको सुधारने के लिए एक रिफॉर्म कमेटी बनी थी, उसकी चेयरमैन कौन थी? इंदिरा गांधी। और डीपी मिश्र ने क्या किया, उनसे संबंध बढ़िया कर लिए। डीपी मिश्र वॉज अ गुड, यू कैन से, राइटर ऑल्सो। डीपी मिश्र ने एक बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा है, रामायण जैसा ही, कृष्णायन, जो कि भगवान कृष्ण पे है। जैसे रामायण किस पे है? भगवान राम पे, तो उन्होंने किस पे लिखा है? भगवान कृष्ण पे कृष्णायन। पर क्योंकि वो पॉलिटिशियन थे, इतने फेमस नहीं हो पाए, मतलब वो उनके एज अ लिटरेटर उनकी ज्यादा बातें नहीं होती हैं। अब डीपी मिश्र जब उनसे मिलने जाते थे, तो वो जो कमेटी काम कर रही थी इंडिया में रिफॉर्म्स करने के लिए, तो डीपी मिश्र ने उनको एक सुझाव दिया कि क्यों ना सिनेमा हॉल्स में नेशनल एंथम कंपलसरी कर दिया जाए, इससे राष्ट्रभक्ति और बढ़ेगी। इंदिरा गांधी को यह सुझाव अच्छा लगा, तो इंदिरा गांधी के नजर में भी आ गए कौन? डीपी मिश्र। इसी बीच क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब डेथ हुई, तो वापस से अब तो एक मध्य प्रदेश में खींचतान तो चली रही है, अब भारत में खींचतान चलनी शुरू हुई। अगला प्रधानमंत्री कौन? तो ये उस समय भी इंदिरा गांधी के सपोर्टर थे, कौन? डीपी मिश्रा। खैर प्रधानमंत्री कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री रहते ही लाल बहादुर शास्त्री की भी डेथ हो गई, है ना। अब जो है, या इसी बीच में अगर आप देखिए तो एक कामराज प्लान आया। क्या आया? कामराज प्लान। कामराज प्लान जो है वो साउथ इंडिया के एक लीडर थे जिनका नाम था कामराज नाडर। कामराज नाडर लेकर के आए कामराज प्लान, और कामराज प्लान के थ्रू जितने भी चीफ मिनिस्टर्स थे उन सबको रिजाइन करना था और स्टेट कांग्रेस कमिटीज में काम करना था। तो कामराज प्लान के तहत भगवंत राव मंडलोई को क्या करना पड़ा? रिजाइन करना पड़ा, है ना। इसी बीच क्या हुआ कि बीच में बाई इलेक्शंस हुए थे दो जगह पे, तो छत्तीसगढ़ के बाई इलेक्शन से चुन करके कैलाशनाथ काटजू भी आ गए और डीपी मिश्रा भी आ गए। पर डीपी मिश्रा उन दिनों तक अपने सारे जो है दांव बिछा चुके थे और कामराज की नजर में फिट बैठ गए, और मध्य प्रदेश के नए सीएम कौन बने? डीपी मिश्र। अब डीपी मिश्र जब सीएम बने, तो डीपी मिश्र ने बहुत सारे लेवल पे मध्य प्रदेश में काम किया है। डीपी मिश्र सीएम बनकर के आते हैं, तो जो पुराना सीएम हाउस था वो डीपी मिश्र को पसंद नहीं आया, तो डीपी मिश्र ने श्यामला हिल्स में एक बंगला किराए पे लिया और वहीं रहना शुरू कर दिया। और डीपी मिश्र ने ही जो है क्या कहते हैं, आपका जो बिरला मंदिर है भोपाल में, वो डीपी मिश्र के कहने पे ही बिरला ग्रुप ने बनवाया था, और उसको अरेरा हिल्स कहते हैं, पर उसका नाम उन्होंने लक्ष्मणगिरी पर्वत रख दिया था, लक्ष्मीगिरी पर्वत रख दिया था, पर फिर भी वो फेमस बाय द नेम ऑफ व्हाट? अरेरा हिल्स ही है। तो इन्होंने रहना शुरू किया कहां पे? एक किराए के बंगले में। ऐसा सीएम जो कहां रहता था? किराए के बंगले में रहता था। अब भैया किराए के बंगले में रह रहे हैं, पर डीपी मिश्र जो है वो सख्त आदमी है, बहुत ज्यादा चापलूसी पसंद नहीं करते, ना ही बहुत ज्यादा ऐसे लोगों को जो है अपने आसपास भटकने देते हैं जो बहुत क्या हो, चापलूस हो। अब डीपी मिश्र ने सबसे पहले तो जो ब्लॉक लेवल प्लानिंग वाला जो मॉडल है, या ब्लॉक को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने वाला आदमी कौन है? डीपी मिश्रा। डीपी मिश्रा ने ही जो ट्राइबल ब्लॉक्स हैं उनको डेवलप करवाने के लिए प्लान बनाने शुरू किए। डीपी मिश्रा ने ही मध्य प्रदेश सेक्रेटरिएट वल्लभ भवन का कंस्ट्रक्शन शुरू कराया, क्योंकि ये काफी लंबे टाइम तक सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ रहे थे, तो उसका नाम क्या रखा? वल्लभ भवन, है ना। और अब डीपी मिश्र जो है वो काम
करने लगे। इसी बीच क्या हुआ कि डेथ हो गई किसकी, लाल बहादुर शास्त्री की। अब फिर से प्रॉब्लम, सीएम कौन बनेगा? तो ये भैया दिल्ली पहुंचे, सॉरी पीएम कौन बनेगा, ये दिल्ली पहुंचे और खुल के कहा कि सीएम पीएम किसको बनना चाहिए, इंदिरा गांधी को। अब इंदिरा गांधी क्या बन गई, प्राइम मिनिस्टर, और ये क्या बन गए, चीफ मिनिस्टर। काम चलना चालू हुआ। पर ये बिकॉज मतलब डी मिश्रा का ये मानना था कि जितने भी क्या कहते हैं ये प्रिंसली स्टेट्स हैं, दे ऑल आर प्रॉब्लम द स्फीयर ऑफ डेवलपमेंट। बिकॉज पहली चीज तो सारे प्रिंसली स्टेट्स दे हैड वेंट व्हाट, अगेंस्ट कांग्रेस, है ना, या अगेंस्ट द सिटिंग गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि इनके जितने भी प्रिविलेजेस थे वो सारे प्रिविलेजेस लेने जो है शुरू कर दिए थे। किसने? कांग्रेस गवर्नमेंट ने, है ना। और ऐसे ही एक बस्तर के राजा थे जिनका नाम था प्रवीर चंद्र भंजदेव। प्रवीर चंद्र भंजदेव ने अपनी एक रीजनल पार्टी ली थी और उसकी 7-8 सीट जीत चुके। बंद हो गया क्या ये? तो चालू हो गया। तो छत्तीसगढ़ में 7-8 सीटें वो जीत चुके थे। तो ही वॉज वेरी अगेंस्ट द राइजिंग फोर्स ऑफ व्हाट, ऑफ दीज अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स। तो डीपी मिश्रा के कहने पे ही, अब देखो इस पे काफी सस्पेंस है ना। बस्तर मतलब जो इंक्वायरी कमेटी बनी थी उसके हिसाब से कहा गया कि जो राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव हैं वो एक आर्म्ड रिबेलियन प्लान कर रहे थे, है ना, ट्राइबल्स के साथ। इसलिए जो है उनको रोकने के लिए उन पे पुलिस एक्शन किया गया और इस तरफ से तीर चलने चालू हुए तो हमने गोलियां चलानी चालू कर दी और उसी में प्रवीर चंद्र भंजदेव को मार दिया गया। जो बस्तर के लोकल लोगों का वर्जन है वो ये है कि जो है फसल बोने के पहले, क्योंकि जो बस्तर का राजा होता है, बस्तर के राजा होते हैं वो प्रवीर चंद्र भंजदेव ही थे। बस्तर का राजा दंतेश्वरी माता का पुजारी भी होता है। दंतेश्वरी माता फेमस टेंपल है कहां पे, बस्तर में। तो वो दंतेश्वरी माता के पुजारी भी थे। कौन? प्रवीर चंद्र भंजदेव। और उस समय सिस्टम था कि आदिवासी फसल लगाने के पहले अपने राजा से जो है परमिशन लेने आया करते थे। तो डांस वांस भी होता था, राजा से मिलते थे फिर जाते थे। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो है उस दिन महल में थे। और ये अफवाह उड़ा दी गई कि राजा इज प्लानिंग समथिंग। पुलिस गई और पुलिस ने जो है प्रवीर चंद्र भंजदेव को मार दिया। जैसे ही प्रवीर चंद्र भंजदेव का एनकाउंटर हुआ या उनको मार दिया गया तो उसके बाद सारे प्रिंसली स्टेट साथ होने लगे। और मध्य प्रदेश में उन सभी प्रिंसली स्टेट्स को लीड कर रही थी कौन? विजया राजे सिंधिया। अब प्रॉब्लम यह थी, आप बात को समझिएगा, कि विजया राजे सिंधिया के पास डिजायर्ड नंबर नहीं था, है ना। और कांग्रेस जो है उन दिनों फिर से एक समय पे ताश के पत्तों जैसी बिखर रही थी। पहला, इसी टाइम पे इंदिरा गांधी और कामराज का झगड़ा भी सामने आ गया। कांग्रेस दो गुटों में, कांग्रेस ओ कांग्रेस आर बटना शुरू हुई। नीलम संजीवा रेड्डी वाला प्रकरण भी आगे होगा, है ना। तो इसके पहले ही जो है मध्य प्रदेश में ये सारी चीजें होनी शुरू हो चुकी हैं। और कांग्रेस के जितने असंतुष्ट नेता थे वो सब जो है इकट्ठे होने शुरू हुए और उन सब ने अपना नेता चुना गोविंद नारायण सिंह को। गोविंद नारायण सिंह भी अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट के ही पार्ट थे, है ना। उनके फादर विंध्य प्रदेश के पहले सीएम रह चुके थे, दैट इज कप्तान अवधेश प्रताप सिंह। और इनके बीच में बातचीत हो गई, विजय राजे सिंधिया के बीच में और गोविंद नारायण सिंह के बीच में। और डीपी मिश्रा की सरकार गिराने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया गया। प्लान तैयार हुआ और जो नई सरकार बनी उसको कहते हैं संविद। क्या कहते हैं? संविद। संविद का मतलब है संयुक्त विधायक दल। क्या बनी सरकार? संविद, संयुक्त विधायक दल, ठीक है। और इसके सीएम कौन बने? गोविंद नारायण सिंह, है ना। और जब उनकी सरकार गिराने का प्लान हो रहा था तब जो है ये पचमढ़ी में थे। कौन? अरे डीपी मिश्रा। गोविंद नारायण सिंह पचमढ़ी में होंगे, डीपी मिश्रा कहां थे? पचमढ़ी में। और वो एक ताश के पत्तों का गेम खेल रहे थे जिसका नाम है ब्रिज, है ना। ब्रिज होलकर स्टेट ने ही क्रिएट किया था गेम, तो वो ब्रिज खेल रहे थे। तो चंपक बंगले में किसी ने आकर के बताया कि आपकी सरकार गिराने के लिए विधायक इकट्ठे हो चुके हैं भोपाल में। तो डीपी मिश्रा ने कहा शुभस्य शीघ्रम, ना, जितनी जल्दी हो उतना शुभ। और डीपी मिश्रा की सरकार गिर गई
और नए सीएम कौन बने? गोविंद नारायण सिंह। ठीक है, तो लिखो द्वारका प्रसाद मिश्र या डीपी मिश्र। और इस समय डीपी मिश्र एक मध्य प्रदेश के विधायक को ट्रेन कर रहे हैं या उसको अपना चेला बना लिया है। उनका नाम है अर्जुन सिंह, और आगे चल करके वो भी सीएम बनने वाले हैं। और वो भी किसकी पतंग काट के सीएम हुए थे? डीपी मिश्र की। जैसे डीपी मिश्र ने कोशिश की थी कि किसी भी हालात में तखत मल जाए, जैसे लोग सीएम ना बन पाए और काटजूजी हार जाए, तो वही सेम खेल कौन करेगा? अर्जुन सिंह, है ना। फिर अर्जुन सिंह जो है वो तो भारत के राजनीति के चाणक्य कहे गए, क्योंकि जो जोड़ तोड़ गठजोड़ की जो राजनीति है, कि इसको तोड़ करके ये जो मोदी जी लोग अभी कर रहे हैं ना, ये सब करने का काम पहले किसका था? अर्जुन सिंह का। वो यही करते थे ना, कि इसको तोड़ के मिला लो, उसको तोड़ के मिला लो। ही ऑलवेज मेक एन ऑफर दैट नो बडी रिफ्यूज। उसके लिए फेमस थे कौन? अर्जुन सिंह। ठीक है, लिखिए डीपी मिश्र। इनका बर्थ हुआ उन्नाव में, यूपी में है उन्नाव, वहां बर्थ हुआ था। ही इज कॉल्ड चाणक्य ऑफ मध्य प्रदेश पॉलिटिक्स। ही इज कॉल्ड चाणक्य ऑफ मध्य प्रदेश पॉलिटिक्स। ठीक है, he was first chief minister of Madhya Pradesh to be born outside Madhya Pradesh. First CM of Madhya Pradesh to be born outside Madhya Pradesh. ठीक है, he worked for the newspaper Amrita Bazar Patrika. He worked for the newspaper Amrita Bazar Patrika. Was part of non-cooperation movement. Chairman of Jabalpur Municipal Corporation. ठीक है, मिनिस्टर इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मिनिस्टर इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। वाइस चांसलर ऑफ सागर यूनिवर्सिटी या डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। अब डॉक्टर हरि सिंह गौर हो गई, पहले क्या थी? सागर यूनिवर्सिटी थी वो। सागर यूनिवर्सिटी। ठीक है, फिर ये क्योंकि क्या थे? बहुत बड़े राइटर, है ना। पहले इनकी मैगजीन्स लिखो। शारदा, है ना, शारदा मैगजीन। न्यूज़पेपर लिखो लोकमत। लोकमत ये डेली न्यूज़पेपर है, और एक वीकली न्यूज़पेपर था सारथी। वीकली न्यूज़पेपर सारथी। ठीक है, फिर इन्होंने क्या लिखा? कृष्णायन। कृष्णायन इज एन एपिक। एपिक व्हाट? कृष्णायन ऑन, हाँ, ऑन लॉर्ड कृष्ण, नॉट कृष्ण, ऑन लॉर्ड कृष्ण। ठीक है, ये भी जो है अवधी भाषा में ही है। जैसे अवधी भाषा में क्या लिखा गया था? रामायण। तो वैसे उन्होंने क्या लिखा? कृष्णायन। लगभग 10,000 श्लोक हैं कृष्णायन में। 7 साल जेल में थे, तो 7 साल उन्होंने कृष्णायन लिख दिया। यही तो दिक्कत है, हम लोग को जेल भी तो नहीं हो रही कुछ लेके हम लोग हैं? पर इनकी बायोग्राफी लिखो, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी लिविंग एन एरा। लिविंग एन एरा। क्लियर है? सरकार गिरी, नए सीएम आए कौन?
गोविंद नारायण सिंह। और इस बार सरकार का नाम है संयुक्त विधायक दल। संयुक्त विधायक दल में पहली बार एक बहुत अजीब घटना हुई। नॉर्मली क्या होता है कि सीएम इज द लीडर ऑफ द हाउस, पर यहां पर सीएम तो कौन है? गोविंद नारायण सिंह। पर लीडर ऑफ द हाउस बनी विजया राजे सिंधिया। और जैसे ही विजया राजे सिंधिया की चलनी शुरू हुई तो चंबल मुरैना या जो चंबल और ग्वालियर का जो पूरा इलाका है वो सब भोपाल आकर के बैठ गया। और फिर चालू हुआ ट्रांसफर धंधा, है ना। ट्रांसफर एज अ बिजनेस जो है शुरू हो गया। इसको यहां पोस्टिंग, उसको वहां पोस्टिंग, आए दिन कुछ ना कुछ जो है वो होता ही रहता था। कुछ ना कुछ आए दिन, मतलब आप समझिए कि कोई ना कोई रोज किस्सा होता ही था। किसी को मंत्रालय अच्छा नहीं दिया तो बड़े तालाब में खड़ा जाता था कि मैं कूद के जान दे दूंगा, मुझे मंत्रालय दे दो, है ना। किसी को मंत्रालय नहीं दिया या बढ़िया मलाईदार मंत्रालय नहीं दिया तो उसको क्या करते थे, वो जो है वो और परेशान करता था। वो कहता था कि मुझे मंत्रालय दो वरना मैं कांग्रेस में चला जाऊंगा, या मेरे पसंद के अधिकारी का यहां ट्रांसफर करो, ये करो वो करो। तो ये कार्यक्रम जो है बहुत ज्यादा जो है क्या हो गए, कॉमन हो गए। और इन दिनों सरकार के लिए एक लोग शब्द का इस्तेमाल करते थे, लॉ एंड ऑर्डर। पैसे ला, ऑर्डर ले जा। सरकार के लिए काम फेमस हुआ। और विजया राजे सिंधिया जो है उन्होंने जो है, क्योंकि वो राजमाता है तो कोई भी व्यक्ति उनके पास कोई काम कराने पहुंचा, राजा बहुत राजा राजा, क्योंकि वो राजा अपनी जो है उससे होता है, मतलब ऐसे आप समझो एटीट्यूड से राजा होता है। और नेता नेता होता है नेता कंजर्वेटिव होता है, राजा राजा होता है। राजा डोनेट कर सकता है, नेता डोनेट नहीं कर सकता। नेता चोर होता है ना, राजा चोर नहीं होता, क्योंकि सब कुछ ही राजा का होता है तो चोरी क्या करेगा, उसके राज्य में लोग चोरी करते हैं। तो राजमाता क्या करती थी कि रोज एक नोटशीट सीएम के यहां पे पहुंचा दिया करती थी। नोटशीट का मतलब कोई भी काम प्रारंभ करना है, जटिल काम है जिसको शुरू करना है, उसकी नोटशीट बनती है। ठीक है, जैसे जब आप लोगों का भी ट्रांसफर होगा या कोई प्रतिनियुक्ति होगी या कोई बड़ा काम होगा तो वो नोटशीट बनेगी उसकी, है ना। बड़े कामों की नोटशीट सीएम के यहां से बनती है, सीएम के यहां से पास होती है। तो नोटशीट बनी, रोज नोटशीट बनती थी। और इनके जो क्या कहते हैं वो थे चीफ सेक्रेटरी, वो थे आरसी वीपी नरोना। ये सेकंड टर्म था। डीपी मिश्रा के भी जो चीफ सेक्रेटरी थे वो रिचर्ड कार्ल्टन पियडाडे विवियन नरोना ही थे। इनके भी वही थे, सॉरी, रोनाल्ड कार्ल्टन पियडाडे विवियन नरोना, है ना। तो वो बहुत फेमस क्या हुए हैं चीफ सेक्रेटरी, उन्हीं के नाम पे फिर आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी का भी नाम है, आरसीपीवी नरोना एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, है ना। ये नरोना साहब की आत्मकथा है। तो नरोना साहब रोज एक फाइल लेकर के आ जाएं किसके सामने, गोविंद नारायण सिंह के सामने। बोले सरकार ये क्या है? बोले सर इसमें जो है साइन करना है। बोले साइन करना है? क्यों साइन करना है? बोले वो राजमाता ने भेजी है। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 100 दिन। अब आदमी परेशान हो जाएगा, रोज कुछ ना कुछ आ रहा है, रोज खबरें आ रही हैं कि फलाने का ट्रांसफर कराने के लिए इस मंत्री ने इतना लिए। अब उसी दिन उसी समय क्या हुआ कि इनके एक पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, या हाँ इनके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे किसके, गोविंद नारायण सिंह के। तो एक टेंडर पास हुआ, ठीक है। टेंडर जब पास हुआ तो टेंडर की शर्तें अलग थी। जिस कंपनी को टेंडर दिया गया वो कंपनी उस टेंडर की शर्तों को पूरा ही नहीं करती थी, पर टेंडर दे दिया गया, है ना। और जानकारी मिली गोविंद नारायण सिंह को कि इसमें मंत्री जी ने घूस ली है, और घूस चेक से ली है। अब क्योंकि नियम विरुद्ध था तो दौड़कर लेकर के आए कौन, नरोना साहब, किसके पास, गोविंद नारायण सिंह के पास, कि बोले सर ये तो टेंडर गलत तरीके से दे दिया, ये तो विवाद हो जाएगा। बोले नहीं, टेंडर दो, अब ये टेंडर इसी कंपनी को जाएगा। तो नोट शीट में उन्होंने एक टीप डाल दी, आप भी डालोगे, अगर आप अग्री हो साइन कर दो, अग्री नहीं हो तो टीप डाल दो। तो वो हमेशा वो रिकॉर्ड है, कभी भी कुछ गलत होगा ना तो नोट शीट में आपके पास पावर होती है, या जो भी कागज चलेंगे ना उसमें तो वहां पे टीप टीप लिख करके अपनी क्या लिख सकते हो, टिप्पणी, कि भैया मैं एग्री नहीं हूं पर दबाव में साइन कर रहा हूं, तो बच जाओगे। तो उन्होंने क्लियरली लिख दिया कि ये टेंडर ऐसे ही पारित होगा,
क्यों? क्योंकि घूस चेक के माध्यम से ली गई है। वो आज भी मध्य प्रदेश के रिकॉर्ड्स में है और टेंडर पास हो गया। तब मंत्रियों को सीख मिली कि घूस चेक से नहीं लेनी है, सब किस में लेना है? कैश में लेना है। अब 6 महीने बीते और एक दिन गोविंद नारायण सिंह क्या हो गए? परेशान हो गए। अब जब गोविंद नारायण सिंह परेशान हो गए, परेशानी के कारण यह था कि रोज वही नोट शीट। अब सुबह सुबह अगला जो है नहा धो करके आया कि आज कुछ कंस्ट्रक्टिव करूंगा, और पहुंचा तो नोट शीट का बंडल रखा हुआ है। बोले सर साइन कर दो, इनको आगे बढ़ानी। बोले कहां से? बोले राजमाता के यहां से। तो उन्होंने नोट शीट पे लिख दिया ऐसी की तैसी। क्या लिख दिया? ऐसी की तैसी। अब जब ऐसी की तैसी लिख दिया तो बात कहां तक पहुंची? सिंधिया जी तक, है ना। सिंधिया जी ने जवाब मांगा तो उन्होंने कहा मैंने तो कहा था एज इट इज, है ना। तो फिर नरोना साहब गए, उन्होंने कहा कि नहीं, सर ने कहा था एज इट इज, जैसा आया है वैसा ही क्या करो, पास कर दो। पर मेरा हिंदी कमजोर है इसलिए मैंने ऐसी की तैसी लिख दिया, है ना। एज इट इज मतलब ऐसी की तैसी। तो सरकार में विभेद बहुत सारे हो गए। अब अर्जुन सिंह जो है वो काफी क्लोज भी थे किसके? गोविंद नारायण सिंह के। तो गोविंद नारायण सिंह इधर सतना आए थे, कहीं सतना के ही थे वो, रामपुर बघेलान के। तो वो मिलने गए किससे? अर्जुन सिंह से। रीवा में मिले और उन्होंने बताया कि देखो यार, अब हो नहीं पा रहा है, ये सरकार बहुत दिन तक चल नहीं पाएगी, मैं अपने विधायकों को लेकर के वापस आ जाता हूं, है ना, और प्लीज कोई अरेंजमेंट जो है वो कर दो। तो अर्जुन सिंह ने कहा कि चलिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बात करता हूं। अर्जुन सिंह ने बात की, दिल्ली गए, डील फाइनल हुई और ये वापस कांग्रेस में लौट आए। सरकार गिरी और छत्तीसगढ़ के एक आदिवासी राजा जो है, राजा क्या कहते हैं, नरेश चंद्र को क्या बना दिया गया? सीएम। पर वो भी 13 दिन की सीएम रह पाए और फिर बदलेगी कहानियां। पर आप लिखिए गोविंद नारायण सिंह। जब बढ़िया है ना अपना स्टेट, कितने सारे कांड हो रहे हैं। गोविंद नारायण सिंह, इनका बर्थ हुआ है रामपुर, रामपुर बघेलान सतना, रामपुर बघेलान सतना। ठीक है, लिखो ही सन ऑफ कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह, सन ऑफ कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह। was ICS officer, was ICS officer, इंडियन सिविल इंपीरियल सिविल सर्विसेज में था ये, ठीक है। was गवर्नर ऑफ बिहार, सीएम ड्यूरिंग दी संविद गवर्नमेंट टेन्योर, सीएम ड्यूरिंग दी या सीएम ऑफ दी संविद गवर्नमेंट, सीएम ऑफ दी संविद गवर्नमेंट, ठीक है। संविद गवर्नमेंट क्या है? संयुक्त विधायक दल, ठीक है, यही है संविद। ही वॉज चीफ मिनिस्टर बट लीडर ऑफ द हाउस वॉज, ही वॉज द चीफ मिनिस्टर बट लीडर ऑफ द हाउस वॉज विजया राजे सिंधिया, है ना। और ये 4th विधानसभा में हुआ था ऐसा। कब हुआ था? 4th विधानसभा। तो याद रखना, हो सकता है कि पूछ भी ले कि कौन से विधानसभा में विजय राजे सिंधिया विधायक दल की नेता थी। तो कौन सा था? 4th विधानसभा, ठीक है। फिर लिख लो ही एंडेड द सिस्टम ऑफ, ही एंडेड द सिस्टम ऑफ शिफ्टिंग ऑफ समर कैपिटल टू पचमढ़ी, समर कैपिटल टू पचमढ़ी, है ना। पहले पूरा सब तामझाम लेकर ये कहां चले जाया करते थे? पचमढ़ी। ये सिस्टम इन्होंने खत्म कर दिया था, है ना। तभी से चंपक बंगलो खाली रहने लगा था। आज भी अगर आप पचमढ़ी जाइए तो पचमढ़ी में राजभवन भी है ना, पचमढ़ी में विधानसभा भवन भी है, और पचमढ़ी में जो चंपक बंगलो है फिलहाल मध्य प्रदेश टूरिज्म का होटल है, दैट वाज द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ व्हाट? चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। कि सीएम कहाँ पड़ा हुआ है? पचमढ़ी में। भोपाल जाने में कितना समय लगेगा? 12 घंटे। कुछ हो गया तो भोपाल पहुंच ही नहीं पा रहा है सीएम, है
है ना। तो तब इतने जो इतनी दिक्कतें भी, इतना संचार वंचार था नहीं ना, 112 था ना डायल 100 था। जो हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रही हो रहा है। देख रहे हो सीएम क्या खेल रहा है, ब्रिज। अभी है मोहन यादव कितना टाइम की वो ब्रिज खेले। सीएम मुश्किल से 5 घंटे सोता है। ही हैज टू वर्क 19 आवर्स। चुनावों में तो और 20-20 घंटे काम करते हैं। फ्लाइट में ही सो लेते हैं। हर जगह पहुंचना है। हेलीकॉप्टर उड़ा, वहां पहुंचा, हाँ ठीक है, रास्ते में 1.5 घंटे सो लिए, बोले हाँ ठीक है। नेता को देखना, अभी गाड़ी में सोता हुआ रहेगा, तुम नॉक करोगे ना ऐसे ही उठेगा वो। तो हैबिट है ना, क्योंकि आप वो जनता के बीच में रहना है ना। यू कैन नॉट आर्ग्यू विद दी पीपल्स। वो सीधे लोग क्लिप काटेंगे और वायरल कर देंगे, है ना, ऐसे जीतू पटवारी कर देते हैं, है ना। जैसे मोहन यादव की एक वायरल हो गई थी, है ना, जब वो बहुत सुशोभित शब्दों से किसी व्यक्ति को जो है क्या कर रहे थे, एड्रेस कर रहे थे, तो वो बहुत अच्छे अच्छे शब्द कह रहे थे उनके लिए। फिर लल्लन टॉप में पूछा गया कि आपका एक वीडियो आया, उसमें आप जो है कबीर वाणी कहते हुए दिखे गए। आपके मुखारबिंद से जो है एकदम बढ़िया बढ़िया शब्द निकल रहे थे। बोले तो गुस्से में हो जाता है, कौन नहीं करता है। अब गुस्सा आएगा तो उसकी आरती थोड़ी करूंगा। हाँ, गाली दूंगा, दे दी गाली। और गाली कौन नहीं देता। तो सीएम हमारे जो है थोड़े से कैसे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बोले जमीन खरीदी तो खरीदी, वरना सीएम क्यों हूं मैं, इतना भी नहीं कर पा रहा हूं तो। पर गलती ये कर दी कि वहीं खरीदी जहां सिंहस्थ। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये होता है, अब सीएम और पीएम कहीं जमीन खरीदे, सीएम मंत्री विधायक, और वहां पर बड़ा प्रोजेक्ट ना आए, तो धिक्कार है ऐसी सरकार पर। फिर वो नेता किसी काम के नहीं है। जो अपना काम नहीं करवा पा रहे, वो दूसरे का काम क्या करवा पाएंगे। हम सब भी चाहते हैं ना कि हमारे खेत के बीच से हाईवे निकल जाए। निकल रहा है? नहीं। नेताजी जहां जमीन ले लेते हैं, हाईवे अपने आप वहां से निकल जाता है। वो कहता है नहीं, यहीं से जाऊंगा, है ना। क्यों? बोले नेताजी की जमीन है ना, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो ये आप लोग समझते नहीं हो। सत्ता यही तो है, नहीं है? यही है ना सत्ता। बस, तो फिर टेंशन मत लो। चलो, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, वरना फिर मेरा क्या मतलब इतना पढ़ने लिखने का, इतने साल परेशान रहने का, अगर इतना भी नहीं कर पाऊं तो। क्लियर है? चलो ठीक है, फिर कल मिलेंगे और इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।